हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में। क्लबिंग ऑफ इनकम इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ केसेस आते हैं और इस वीडियो में आपके साथ मैं सारे केसेस को डिस्कस करूँगी। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लब का मतलब है इकट्ठा कर देना। जब दो लोगों की इनकम को इकट्ठा कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं क्लब कर देना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी इनकम के बीच में अगर मेरे बच्चों की इनकम ऐड कर दी जाए और मेरे बच्चों की इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स मैं पे करूं, दैट इज़ नोन एज द क्लबिंग ऑफ इनकम। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स एडिंग और इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ अनदर पर्सन टू वंस ऑन इनकम। मेरी इनकम के बीच में जब किसी और पर्सन की इनकम को ऐड कर दिया जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि क्लबिंग ऑफ इनकम है। क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 64 के अंदर दी हुई हैं। अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं जब क्लबिंग ऑफ इनकम अलाउड नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपनी इनकम के बीच में किसी दूसरे की इनकम को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ दूंगी। मान लीजिए कि अगर मेरा बच्चा जो है वो माइनर है और वो अपनी कोई प्रोफेशनल स्किल यूज़ करते हुए अपनी लेबर के साथ, अपनी स्किल के साथ कुछ अर्न कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड आर्टिस्ट है, ठीक है, वो सीरियल्स में काम करता है, मूवीज़ में काम करता है, तो उसको वहाँ से इनकम आ रही है। तो इस केस में मेरी इनकम के बीच में मेरे बच्चे की इनकम ऐड नहीं की जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लबिंग ऑफ द इनकम। ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी प्रोविजंस क्लबिंग से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेसिफाइड सिनेरियो होंगे जहाँ पर आप अपनी इनकम के बीच में किसी दूसरे की इनकम को इंक्लूड कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे केसेस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट केस। सबसे पहले तो ये जितने भी मैं सिचुएशंस डिस्कस करूँगी, इसको 3 एलिमेंट्स जो हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। फर्स्ट है स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो स्पेसिफाइड पर्सन आपका स्पाउस हो सकता है, आपका माइनर चाइल्ड हो सकता है, या कोई भी और पर्सन हो सकता है। ठीक है। सेकंड है स्पेसिफाइड सिनेरियो। सिनेरियो मीन्स कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर इनकम को क्लब किया जाएगा। थर्ड है इनकम टू बी क्लब्ड, किसकी इनकम में किसकी इनकम क्लब कर दी जाएगी। ठीक है। ये सारे केसेस जो हैं हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। आई थिंक टोटल मेरे पास 7 केसेस है। यस, टोटल आई हैव 7 केसेस। तो ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं फर्स्ट केस के ऊपर। सिनेरियो सबसे पहले पढ़िए। ट्रांसफरिंग इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट ईदर बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट और एनी अदर वे। मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे घर में अर्निंग मेंबर है। ठीक है। वो ही सैलरी से या किसी भी और सोर्स से ही इज़ अर्निंग, और मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अगर मैं इनकम अर्न करूँगी और मेरे हस्बैंड इनकम अर्न करेंगे तो 2 अलग अलग कैलकुलेशंस होंगी, और इस तरह से हम अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी इनकम मेरे हस्बैंड की इनकम में ऐड कर दी जाएगी, इससे मेरे हस्बैंड की इनकम जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। मेरी इनकम को ऐड कर दिया, क्लब कर दिया मेरे हस्बैंड की इनकम में। अब मेरे हस्बैंड जो है वो हायर स्लैब रेट में आ जाएंगे। क्योंकि वो हायर स्लैब रेट में आ जाएंगे, इसलिए उनको अब इनकम टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। राइट। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट उस पर्सन को दे देते हैं, उस फैमिली मेंबर को दे देते हैं जिसके पास कोई भी इनकम का और सोर्स नहीं होता। इस तरह से इनकम डिवाइड कर देने से आपके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है।
अब इसी चीज़ को हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है उन्हें रेगुलेट करना चाहती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं। इसी वजह से हमारे पास क्लबिंग की प्रोविजंस हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगी कि आप अपनी इनकम के बीच में किसी और की इनकम को इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पर आप इंक्लूड नहीं कर सकते, सेपरेट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला है ट्रांसफरिंग इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट ईदर बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और एनी अदर वे। मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड के पास वो जॉब भी कर रहे हैं तो सैलरी से भी इनकम आ रही है, और मान लीजिए उनके पास 4 घर हैं। 4 जो घर हैं, फर्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी के जो 3 घर हैं वो है लेट आउट। लेट आउट मतलब उन्होंने रेंट पर दिए हुए हैं। मान लीजिए वो जो 3 लेट आउट हाउसेज हैं, जब वहाँ से भी इनकम आएगी और सैलरी से भी इनकम आएगी तो मेरे हस्बैंड की टोटल इनकम जो है वो हायर स्लैब रेट में चली जाएगी। क्योंकि वो हायर स्लैब रेट में चली गई है, अब तो टैक्स बहुत लगेगा। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जो रेंटेड हाउसेस थे उन्होंने टेनेंट को ये कह दिया कि जो भी आप मुझे रेंट दोगे घर का, वो आपने मुझे नहीं देना, आपने किसको देना है, मेरी वाइफ को देना है। इस तरह से वाइफ की अलग से इनकम हो जाएगी, घर की ओनरशिप हस्बैंड के पास ही है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, सिर्फ जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकम है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। और मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है कि हम अपने इनकम टैक्स को कम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की। तो इस केस में जो वाइफ की इनकम है, जो हस्बैंड की इनकम है, दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। दोबारा से पढ़िए, ट्रांसफरिंग इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट ईदर बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और एनी अदर वे। जहाँ वर्बल आप कह आए अपने टेनेंट को कि मुझे नहीं देनी आपने इनकम, आपने मेरी वाइफ को देनी है, जहाँ फिर आपने क्या किया, उनके साथ एग्रीमेंट ही कर दिया कि जो भी इनकम होगी आपने किसको देनी है, मेरी वाइफ को देनी है। ठीक है, तो इस केस में आपकी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। सेकेंड है ट्रांसफरिंग एसेट ऑन द कंडीशन दैट इट कैन बी रिवोक्ड। अब दूसरा केस जो है, हस्बैंड ने जो घर है उसकी ओनरशिप वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है, और उस एग्रीमेंट में लिखा गया है कि 6 महीने के बाद ये ओनरशिप दोबारा से वापस हस्बैंड के पास आ जाएगी। तो आपकी पहले से ही स्ट्रैटेजी है कि आप टैक्स को बस बचाना चाहते हो और गलत तरीके से बचाना चाहते हो। टैक्स अवॉइडेंस है ये टैक्स प्लानिंग नहीं है। ठीक है, आप गलत तरीके से आप टैक्स को बचाना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, इनकम को इनकम टैक्स अथॉरिटी क्लब कर देगी। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, योर स्पाउस रिसीव एनी रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ। ओके, अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी, आपने मान लीजिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहाँ उस कंपनी में आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, मान लीजिए सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी कंपनी में आपकी एटलीस्ट 20% होल्डिंग हो। 20% होल्डिंग का मतलब ये है कि आपने 20% शेयर्स खरीदते हो, स्पेशली इक्विटी शेयर्स, जहाँ पर आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, जहाँ फिर किसी तरीके से आपका कंपनी में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपका कंपनी में इंटरेस्ट है और उस कंपनी से आपकी वाइफ को कोई भी सैलरी मिल रही है, कोई भी कमीशन मिल रही है, कोई भी फ़ी मिल रही है, तो जो भी अर्निंग आपकी वाइफ को होगी वो सारी की सारी अर्निंग आपकी इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपकी वाइफ को कमीशन, फ़ी, सैलरी इसलिए मिल रही है क्यों, उनकी किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से, या फिर वो मेहनत कर रही है उस कंपनी में। ठीक है, अपने बलबूते पर कुछ अर्न कर रही है, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से, अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से वो कुछ अर्न कर रही है, तो उस केस में इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट
सिर्फ क्योंकि हस्बैंड का वहाँ पर इंटरेस्ट है, तो हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करोगे तो मेरी तो इनकम बहुत बढ़ जाएगी, मुझे तो बहुत टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करो, मैं ये ही इनकम का इतना पार्ट जो है मेरी वाइफ को बाय वे ऑफ सैलरी दे दीजिए, कमीशन दे दीजिए, तो वो गलत तरीका है। ठीक है, यहाँ पर ना आपने सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को याद करना है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट हो, या फिर जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें एटलीस्ट 20% आपका हिस्सा हो। ठीक है, तब मानेंगे कि हाँ आपका कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। उसके बाद अगली है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। अब आपने क्या किया, अपनी आपको पता लग गया कि अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ये तो नहीं मानेंगे जब तक मेरी एसेट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। आपने ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र कर दी, वाइफ को बोला कि ये तेरा हो गया, तो इसके बदले में 10 लाख की चीज़ है, मुझे 1 लाख दे दे, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, एसेट ट्रांसफ़र की जाए अगर स्पाउस को, तो जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब हुआ ट्रांसफ़र के बदले में आपको रिटर्न में क्या मिला, तो जो रिटर्न में मिला है वो एडिक्वेट होना चाहिए। अगर वो इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट का मतलब कि वो वैल्यू बहुत कम है एक्चुअल वैल्यू से, तो भी उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। राइट, अब एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मान लीजिए इस केस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो रहा है, तो जो भी आपने वाइफ को ट्रांसफ़र किया है उसको वाइफ की ही प्रॉपर्टी माना जाएगा, उससे जो भी अर्निंग होगी वो वाइफ की इनकम है, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं की जाएगी। सेकंड है शादी से पहले अगर आप कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और मान लीजिए जब आपने ट्रांसफ़र किया या जब इनकम हुई तो हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, तभी भी वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तब वो ट्रांसफ़र एक्सेप्टेबल है, इनकम को आपकी इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। एसेट इज एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी। पिन मनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ को घर के खर्चों के लिए रेगुलर कुछ पैसे पे करता है, मान लीजिए हर महीने 10,000 वो पे करता है, और वाइफ हर महीने 2,000 4,000 सेव कर लेती है। जो सेविंग है ना वो आपकी पिन मनी है। पिन मनी का मतलब आपका बचाया हुआ पैसा, और उसके ऊपर वाइफ का हक है, हस्बैंड का हक नहीं है। तो जो भी आपने पैसे सेव किए हैं, आप उस पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, और अगर आपने कुछ भी खरीदा है वो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इस केस में जो भी आपको इनकम हो रही है, जो भी आपको अर्निंग हो रही है, वो हस्बैंड की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। राइट, यस। अगला पॉइंट है, अगर आप कुछ भी अपनी डॉटर इन लॉ को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, डॉटर इन लॉ मीन्स अपनी बहू को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी इनकम का हिस्सा, वो भी आपकी ही इनकम मानी जाएगी। इनकम टैक्स पे करते हुए उसे आपकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। राइट, ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट, ट्रांसफरिंग फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। हाँ, अगर आप कोई भी एसेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं, कंसिडरेशन भी प्रॉपर नहीं लेते, और जो बेनिफिट है आपने कह दिया कि मेरी वाइफ को दे देना, रेंट है मेरी वाइफ को दे देना, पर ऑनर तो आप है ना, आपने ट्रांसफ़र किया सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी समझदार है और वो आपकी इनकम में इस इनकम को भी क्लब कर देगी, इंक्लूड कर देगी। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। माइनर चाइल्ड जी जो 18 साल का नहीं हुआ, तो उस केस में एनी इनकम अराइजिंग और एक्वायरिंग टू योर माइनर चाइल्ड वेयर चाइल्ड इंक्लूड, स्टेप चाइल्ड भी होता है इसी डेफिनेशन के अंदर, और एडॉप्टेड चाइल्ड भी इसी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। अगर कोई भी उसको इनकम होती है तो उस केस में वो इनकम आपकी इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। बट एक्सेप्शन ये है कि अगर डिसेबल चाइल्ड है फिर इंक्लूड नहीं होती, अगर वो अपने हार्ड वर्क से अर्न कर रहा है फिर भी इंक्लूड नहीं होती, और मेजर मेजर मतलब जो 18 का हो चुका है उसकी भी इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट आपने ज़रूर याद करना है कि किसकी इनकम इंक्लूड की जाएगी। दो पेरेंट है ना,
फादर और मदर किसकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी? तो जो हायर अर्निंग पेरेंट है, मान लीजिए वाइफ साल का 4 लाख कमा रही है और फादर 3 लाख कमा रहा है, तो ज़्यादा किसकी है? वाइफ की, मदर की। तो उस केस में मदर की इनकम में इंक्लूड हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट अलग रह रहे हैं, सेपरेशन हो चुकी है, तो जो भी उसका केयर टेकर होगा जिसके साथ बच्चा रह रहा है, उसकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर HUF के मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं HUF को सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए, उस केस में भी इसको हम प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर देंगे इंडिविजुअल इनकम में। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।